Let the recording start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is class for 7th Jan, and this is an online class as well as the recording. So today, what we are just going to do is the main task. The main task of this today's lecture is going to be the understanding or the explanation of this particular type of ADC, this R2R ADC, where you have just this digital to analog conversion. This is the things that we just want to do. This R to R DAC, digital to analog conversion. सही. तो ये मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और फिर मैंने कुछ इसके अंदर अपने हाथ से भी कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं. तो ये सारी चीज़ें जो आई विल बी यूजिंग दिस फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पज ऑफ द सेम एडीसी. अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह मुझे ये जो है ना सही से समझाने की अल्लाह मुझे तौफीक दे. अच्छा, कोई ऐड करना है किसी को तो आई विल जस्ट लेट दिस हुमायूं जावेद come in this meeting. Okay, so this today's topic is not very much difficult अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो. अच्छा, अब हम ओपेम्स की कुछ डिस्कशंस कर रहे थे और उसके अंदर हमने कहा था कि द इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन उसका गेन होता है माइनस आर एफ अपॉन आर वन फ्रॉम लास्ट क्लास, और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जिसका गेन होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, 1 प्लस. तो जब when there is 1 plus in this gain expression, so it means that it just cannot have anything any gain less than 1, क्योंकि उसका गेन के अंदर एक्सप्रेशन आ रही है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन. अच्छा, what is the meaning of that minus sign in the inverting configuration? That just shows the phase inversion. For a positive voltage, you will be getting the scaled output voltage, but the reverse polarity. पॉजिटिव वोल्टेज के लिए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आएगा. अगर आप साइन वेव अप्लाई कर रहे हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन में, तो द साइन वेव विल बी जस्ट अपोजिट 180 डिग्रीज. तो अगर आपने साइन अप्लाई किया तो इट विल जस्ट गिव यू माइनस साइन. द साइन जो नेगेटिव जो है, पॉजिटिव जो गोइंग सिग्नल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड फेज इन्वर्जन. अच्छा, इन द सेम वे देयर इज वोल्टेज समेशन, subtraction and scaling. So right now, because we are dealing with this topic of instrumentation, तो हमें ओपैम्प को तो समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमें इस्तेमाल करना होता है फॉर सिग्नल कंडीशनिंग, फॉर फिल्टरिंग और फिल्टरिंग फ्रॉम नॉइज, सो नॉइज रिमूवल, सो एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल. तो सिग्नल कंडीशनिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल, नॉइज रिडक्शन, दैट इज फिल्टरिंग एंड वेव शेपिंग एज वेल. तो ओपैम्प इज द वर्कहॉर्स फॉर दैट पर्पज. अब इसके अंदर जो स्केलिंग पार्ट है, इज जस्ट नथिंग बट द गेन, दैट वी ऑलरेडी हैव डन इट. और स्केलिंग का मतलब है कि मल्टीप्लाइंग योर इनपुट सिग्नल विद सम कांस्टेंट नंबर. तो अगर आपका 2 वोल्ट का सिग्नल है एंड द कांस्टेंट नंबर द गेन इज 3, तो आपका आउटपुट वोल्टेज सिग्नल हो जाएगा 3 वोल्ट्स का. और 3 वोल्ट्स का नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज 6 वोल्ट्स का. अच्छा, voltage summation, there are sometimes the scenarios where the input signal is coming from multiple sources, V1, V2, V3, and there you just want to have a summation of all the input signals and also the scaling. Amplification भी करना चाहते हैं आप, just V1 plus V2 plus V3 नहीं करना चाहते, बल्कि rather you just want to have output equal to multiply by with this V1 plus V2 plus V3, the total voltage V0 multiplied by some constant number. तो वो यहाँ से आ जाता है. तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज इट. सम वोल्टेज समेशन होगा क्या, लास्ट टाइम की जो डेरिवेशन की थी उसी को एक्सटेंड करेंगे कि दिस I1 इज गोइंग इनटू द जंक्शन ऑफ दिस RFN. R1 से जो करंट आ रहा है I1, वो जंक्शन पे जा रहा है. जंक्शन कौन सा, जो RF का और R1 का. अच्छा, सुपरपोजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग इट कि हम करंट को ही ऐड कर लेते हैं. सुपरपोजिशन में अगर करना होता तो फिर हम इन सारी दोनों सोर्सेज को बंद कर देते, V1 और V2 को, सिर्फ V1 का लेते आउटपुट, फिर V2 का आउटपुट लेते, फिर V3 का आउटपुट लेते, तो आउटपुट आ जाती गेन मल्टीप्लाई बाई V1
प्लस गेन मल्टीप्लाई बाई V2 प्लस गेन मल्टीप्लाई बाई V3। तो ये सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। सिंपल, एक ही रेजिस्टर है यहाँ पर, ये दोनों गायब हो गए, सिर्फ एक रेजिस्टर है। तो ये वो वाला सिंपल सर्किट हो गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। अच्छा, इन्वर्टिंग समीशन जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में बहुत आसान है। नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में समीशन सर्किट इज पॉसिबल, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगर उसकी जो जो गेन सेटिंग है, द वेट्स, इसको जैसे हम वेट दे रहे हैं ना, ये वाला जो वेट है इसका, ये जो इसका वेट है V2 का वेट है, ये जो है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ज़रा मुश्किल होता है, यानी इसको ज़रा थोड़ा इन्वॉल्व होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आम तौर पे समेशन सर्किट्स जब भी बनाने हों ऑप एम्प्स को इस्तेमाल करते हुए, तो हम क्या करते हैं, समेशन सर्किट ये वाला बनाते हैं, और अगर नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसके आगे सिर्फ गेन 1 का एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ऐड कर देते हैं, गेन 1 का। और वो गेन 1 का नहीं होगा, बल्कि माइनस 1 का होगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑफ -1 गेन। तो क्या होगा कि यहाँ से जो है इन्वर्जन जो हुई थी, वो एक और स्टेज से यहाँ से गुजर के वापस से नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो उसकी गेन सेटिंग आसान होती है, इसलिए ये आमतौर पे किया जाता है। अच्छा, ये बात आई गेस के समझ में आ गई होगी। बट इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन और एनी एंड समथिंग वेयर यू नीड जस्ट मोर अ बिट मोर एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। योर माइक्स आर जस्ट इन योर ओन कंट्रोल। ओह सॉरी, देयर इज समवन वेटिंग फॉर टू बी फॉर कमिंग इनटू दिस मीटिंग। अच्छा, सो व्हाट्सएप पे भी आपका कोई मैसेज नहीं है, चैट भी कोई खाली है, ठीक है। सो अच्छा, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये तीनों करंट्स जो आ रहे हैं वो इस जंक्शन पे आ रहे हैं, और क्योंकि इस इनपुट टर्मिनल में, क्योंकि हम इस वक्त आइडियल ऑप एम्प की डीलिंग कर रहे हैं, कोई करंट इसके अंदर नहीं जा सकता। तो ऑल द करंट विल बी जस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस IF, और डायरेक्शंस कुछ ऐसी हैं कि रिवर्स है डायरेक्शन, IF की डायरेक्शन जो बनाई है वो रिवर्स में है। IF इज जस्ट गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ I1, इसकी राइट पर है, इसकी लेफ्ट पर है, तो ये माइनस साइन आ गया यहाँ पे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू माइनस IF, ये यहाँ पे। अब जब हमने इसकी IF की वैल्यू I, अच्छा, अब इसकी I1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वी विल जस्ट टेक दिस जंक्शन एज अ वर्चुअल ग्राउंड। अच्छा, ये जो होती है ना, ये रेजिस्टेंस, अभी हमने लास्ट टाइम इसमें नहीं की थी, बट दिस रेजिस्टेंस हैज नॉट मच ऑफ द अफेक्ट ऑन दिस सर्किट। ये ग्राउंड से इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ये क्यों लगाई जाती है, ये थोड़ी सी एरर रिमूवर के लिए लगाई जाती है, दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन रेजिस्टेंस। और देयर इज अ कैलकुलेशन एंड डेरिवेशन ऑफ स्मॉल डेरिवेशन जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ this RC, but right now we are just not going to that detail. उसका मैंने लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया, अदरवाइज आई हैव कवर्ड दिस RC so many times in my previous lectures. तो जब पहले मैंने पढ़ाया है, तो मैंने ऐड कर दिया है, देखें लोगों को, तो 9 पीपल्स आर देयर, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं इसकी RC के डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, बट देखें ये ग्राउंड कनेक्टेड है, और यहाँ पे द इनपुट इम्पीडेंस इज सो हाई दैट देयर इज नो करंट, वर्चुअली नो करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस में से कोई करंट ही नहीं होगा तो वोल्टेज ड्रॉप आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर एंड देयर इज नो I, तो आई आर, तो दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस RC इज गोइंग टू बी जीरो। तो यहाँ पे ग्राउंड ही होगा, और ये ग्राउंड यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड की वजह से, ड्यू टू द इनफाइनाइट गेन ऑफ दिस ओपन लूप एम्पलीफायर, अगर ऑप एम्प सिर्फ अकेला हो और ओपन लूप हो, तो इसका जो गेन होता है दैट इज कॉल्ड ओपन लूप गेन, उसकी वजह से यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्राउंड होगा, इसलिए हमने इसको लिख लिया V1, यानी यहाँ पे जीरो, V1 माइनस जीरो अपॉन R1, तो ये V1 लिख दिया हमने। तो ये हो गया V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3। समवन इज जस्ट सेइंग इन द व्हाट्सएप के अलाउ, और कोई है नहीं यहाँ पे मीटिंग में। अच्छा, कौन कह रहा है? माज कह रहे हैं, और शायद माज आ चुके हैं मीटिंग में। माज आप तो हैं क्या, मौजूद हैं? माज तो नहीं है यहाँ पे, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है। एनीवे, इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस तो होती हैं।
अच्छा, तो ये हो गया यहाँ पर ये वाला चीज़, और फिर जब हमने इसको वी नॉट के लिए किया तो ये आर एफ ऊपर आ गया, और ये आर एफ को सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसको हम कहते हैं वेटेड समिंग एम्पलीफायर। और अगर हमें सिर्फ V1 प्लस V2 प्लस V3 करना हो तो इन सब का रेशियो एक ही कर दें, आर एफ अपन आर थ्री इज इक्वल टू आर एफ अपन आर टू, तो फिर सिंपल वन का रेशियो हो जाएगा। तो दिस वॉज द एम्पलीफायर। और ये इसी तरीके का सर्किट यहाँ पे जब हमने रेशियो बराबर कर दिया, सबको बराबर कर दिया, तो ये एक सिंपल एम्पलीफायर हो गया जो सबको बराबर का गेन दे रहा है। जो V1 को गेन दे रहा है वही V2 को दे रहा है, वही V3 को दे रहा है। सो हैविंग सेड दिस, दिस इज द समेशन एम्पलीफायर, और you have the option of just holding me or interrupting me. अच्छा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब हम जो इसी एम्पलीफायर की मदद से हम बना रहे हैं एक डिजिटल टू एनालॉग एम्पलीफायर, सॉरी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि D0 D1 D2 आर जस्ट द 5 वोल्ट्स, अगर ये 5 वोल्ट्स हैं, और ये D1 D2 D3 5 वोल्ट्स नहीं है, बल्कि ये एक बाइनरी नंबर है, वेयर दिस इज LSB एंड D2 इज MSB। ठीक है, अगर आप लोग अपने DSU अकाउंट से आए ना यहाँ पर, तो आपको ये वेट करने का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप इन हो जाएंगे। ये गूगल मीट का ऑप्शन है जो DSU ने परचेज किया हुआ है शायद, या कोई ऑप्शन लिया, आई डोंट नो। सो तो ये LSB है, ये MSB है, या तो ये 1 वोल्ट होगा, ये सॉरी, या तो ये वन लॉजिक वन होगी, जो कि इसकी हाई लॉजिक जो भी है। अगर आप 5 वोल्ट को ADC डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, 5 वोल्ट की लॉजिक से आप इसको डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, यानी आपका डिजिटल सिस्टम 5 वोल्ट की लॉजिक पे चल रहा है ये, तो आपका एनालॉग वोल्टेजेस वो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाएंगे 5 वोल्ट के रेफरेंस के साथ, यानी मैक्सिमम वोल्टेज विल बी 5 वोल्ट एंड द मिनिमम वोल्टेज विल बी 0। अच्छा, अगर अब 3 बिट का, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर 3 बिट का ADC हो तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो कितना होता है, वो एक जो LSB का काउंट होता है ना, उससे कम, एक कम होता है। मैक्सिमम 5 वोल्ट नहीं जाएगा यहाँ पे, बल्कि जाएगा समथिंग डिवाइड बाई 5/8, लेसर देन 5 वोल्ट्स। एक जो LSB बराबर होती है 5/8 के बराबर होती है, 5/8, दैट इज, आई गेस, लेट मी जस्ट डू इट, 6.25, 0.625, 5/8, 0.625, 0.625 कम होगी जो मैक्सिमम वोल्टेज हम डिजिटाइज कर सकते हैं। और अगर पूरा 5 वोल्ट को डिजिटाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और वो नहीं हो सकता। तो जब अब इसके ऊपर जब मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा 0.625 लेस, यानी 5 माइनस 0.625। तो इसका एक का वेट कितना हो गया LSB का? LSB का एक का वेट हो गया 1/8, क्योंकि यहाँ पे 2⁻³ है, 3 बिट्स हैं ये। अच्छा, अब किताब में एक जगह पे लिखा हुआ है ये, तो मैं आपको लेके चलता हूँ वही इस किताब में, उसी जगह पर, यहाँ पे। तो दिस इज LSB, और इसका वेट होता है 1.25 वोल्ट्स एनालॉग आउटपुट। इस तरीके से ये 10, सॉरी, ये जो है 1.25 नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो रेफरेंस इस्तेमाल किया है वो 10 वोल्ट का रेफरेंस इस्तेमाल किया, तो हमारा जो वोल्टेज होगा इसका हाफ होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो इसका जो इसका जो वेट होगा वो 5/8 होगा हमारे केस में। फिर इसी तरीके से इसका वेट कितना होगा? इसका होगा 5/8 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि ये 7 नंबर है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें तो यही आएगा। देखें, ये एक का वेट था 0.25, और इसका वेट था 7 मल्टीप्लाई बाई 0.25, दैट इज 1.75। 0.25 मल्टीप्लाई बाई 7 करें तो 1.75 ही आता है। तो ये इसका वेट है, और ये जो वोल्टेजेस बनाए हैं इन्होंने वो 5K से मल्टीप्लाई करके, वो ये इसलिए बनाए हैं यहाँ पे कि ये 10 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज है इनके पास, ये जो 5 वोल्ट आ रहा है, 5K आ रहा है, इस वजह से। लेकिन अभी हम वेट्स की टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ वोल्टेज ADC, जिसको हम कहते हैं DAC, सॉरी DAC, वेटेड, बाइनरी वेटेड DAC। तो आई होप
कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अब ये वेटेड बाइनरी वेटेड डीएससी इज गुड फॉर अंडरस्टैंड। ये आया कहाँ से? ये समेशन एम्पलीफायर से ही आया है। व्हाट वी आर जस्ट डूइंग हियर, द सर्किट इज एग्जैक्टली सेम। हमने यहाँ पे इसके वेट सेट कर दिए हैं। फॉर दिस एलएसबी द वेट इज लेसर, और इसका जो है जो वेट है वो ज्यादा है। कितना वेट ज्यादा है? इसका वेट है 1, इसका वेट है 2, इसका वेट है 4। 1, 2 एंड 4 तो 7 हो गए। और 3 बिट के डिजिट में 7 ही मैक्सिमम काउंट होता है। तो टोटल सब कुछ आ गया, तो सबको अगर तीनों 1 है तो आउटपुट 7 7 एलएसबी के 7 टाइम्स होगी। और वो होगी क्या? 5 में से 0.265 कम, 0.625 कम कर दें द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ दिस डीएसी। अच्छा, ये वेटेड बाइनरी वेटेड डीएसी है। अब जो हमें समझना है अगले पेज पे, R2R डीएसी। तो चलते हैं इसकी किताब में। R2R डीएसी, डीएसी, ये टॉपिक आ गया आपका डीएसी। और ये इसकी डायग्राम है। इसको हम पहले डायग्राम समझते हैं, फिर हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं, और फिर मैं जो है अपने हाथ से जो लिखी हुई चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दिस R2R डीएसी। अब R2 डीएसी इज अ वेरी वेरी मीन्स काइंड ऑफ वेरी इंट्यूटिव थिंग। बड़ी जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो निकाला है R2R का कॉन्सेप्ट। तो दिस इज कॉल्ड डिजाइनिंग। और ये कोई डिजाइनिंग मतलब ये कि हमें नोन नहीं है कि किसने की होगी फर्स्ट टाइम, बट इतनी पुरानी चली आ रही है कि दिस इज जस्ट अवेलेबल इन एवरी बुक। लेकिन जिसने भी पहले सोची होगी, जाहिर बात है कि बड़ा अच्छा जमीन होगा उसका। अच्छा, अब R2R की वजह से इसका फायदा क्या है इसके मुकाबले में, बाइनरी वेटेड डीएसी के मुकाबले में? इसका फायदा क्या है? देखें, इसका फायदा यह है कि इधर अगर आपके पास 3 बिट्स हैं सिर्फ, तो आपको कितने सारे रेजिस्टेंसेस चाहिए? और अगर 1 बिट और ऐड कर देंगे तो आपके पास मजीद जो है यहाँ पे, और आपको 1/2 के बाद भी आपको चाहिएगा रेजिस्टेंसेस। तो सारी जो है ना रेजिस्टेंसेस आपको अलग अलग वैल्यूज की चाहिए। तो ये जो है ठीक नहीं है। ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी अगर 1 बिट में ऐड करूंगा। तो यहाँ पे जो वेट हो जाएगा 1.16 हो जाएगा, यहाँ पे 1/8 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, फिर आगे 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का मतलब है 16 का आधा क्या होता है? हाफ। तो 1/2, तो ये जो होगा 16 का हाफ, 8 वोल्ट का वेट आ जाएगा इसमें। यानी ये 1/2 लास्ट में, तो 1/2 ही होगा, सॉरी। बीच में मैं क्या गया, 16 आ जाएगा नहीं। इसका जो रेट आएगा, वेट आएगा 1/8 से 1.16 हो जाएगा पहली बिट का, एलएसबी का। और यहाँ पे जो चौथी बिट होगी, तो अच्छा, कहने का मतलब सिर्फ ये है, द मेन थिंग, द क्रक्स ऑफ दिस होल डिस्कशन इज, द क्रक्स ऑफ दिस R2R का फायदा क्या है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है। यानी वैरायटी ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन जस्ट डू विथ जस्ट 2 वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस। अब वो कैसे ये वाला काम चल जाता है, इसको हमें समझना पड़ेगा, इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा हमें। तो क्या आएगा, ये एक सर्किट है, पहले तो सर्किट समझें क्या है। होगा क्या, जो बिट्स हैं आपके पास D1 से लेकर D3 तक, D2। अच्छा, मैं जो है एलएसबी को D0 लिखता हूँ आमतौर पे, किताब वालों ने आपकी एलएसबी को D1 लिखा है। तो दिस इज एलएसबी एंड दिस इज एमएसबी। अच्छा, तो ये D1 और D2 और D3, द डिजिटल बिट्स जो कि इनपुट होंगी आपके डीएसी की, और आउटपुट आपकी एनालॉग होगी यहाँ पे, ये कंट्रोल कर रही होंगी किसी स्विच को। और वो स्विच क्या हो सकता है? कोई मॉसफेट बेस्ड स्विच हो सकता है, या एफईटी बेस्ड स्विच हो सकता है। वो कि अगर बिट हाई है तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, और जब ये स्विच ऑन हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा वेट करें, ओके, लेट देम इन। अच्छा, अब जब ये हो जाएगा, शायद इससे कुछ फायदा हो, मुझे एक जहन में बात आई है कि यहाँ पे एक चीज होती है, फुल स्क्रीन। पता नहीं, शायद आपको फायदा हो इससे, मुझे नहीं मालूम। मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा क्या फायदा हुआ। ओके, आ गई।
अच्छा, तो जब ये D1 हाई होगी, लॉजिक 1 होगी, तो ये D1 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और D2 जब हाई होगी तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, D3 तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये ग्राउंड पे कनेक्टेड रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो इनपुट है रेजिस्टेंस, ये उसी वक्त काम करेगी जब ये D1 हाई होगी। अगर जीरो होगी तो ये वाली ब्रांच काम नहीं करेगी, ये वाली ब्रांच काम नहीं करेगी। जो भी ब्रांच जीरो होगी बिट में से, वो ब्रांच काम नहीं करेगी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि पॉजिटिव सप्लाई नेगेटिव सप्लाई भी होती है, वो यहाँ पे शो की हुई है वो इस तरीके से। एनीवे, तो ये क्या चीज़ है, दिस इज द रेफरेंस वोल्टेज। आपको जितने भी वोल्टेज का सिग्नल चाहिए, मतलब आप मैक्सिमम वोल्टेज कितना चाहते हैं फॉर योर ऑल बिट्स हाई, उसको हम कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज। जब वो सारी हाइट होंगी तो रेफरेंस आउटपुट पे रेफरेंस वोल्टेज आएगा, नहीं रेफरेंस वोल्टेज आएगा, लेकिन एक एलएसबी कम आएगा। अगर 5 वोल्ट आपका रेफरेंस वोल्टेज है, अगर 5 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज है तो एक एलएसबी कम आएगा मैक्सिमम वोल्टेज। ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो हमने बेसिक्स पढ़ी थी ना डिजिटल सिस्टम्स की, जो यहाँ पे चैप्टर में, उसमें ये बताया था मैंने आपको, कैलकुलेशंस भी की थी, न्यूमेरिकल भी किया था, सॉल्व एग्जाम्पल भी है। तो अगर लेट्स से कि यहाँ पे हम 10 वोल्ट की बात करते हैं कि 10 वोल्ट का रेफरेंस है, इसका मतलब जब ये तीनों बिट हाई होंगी तो 10 वोल्ट आएंगे। तो अब देखते हैं इसको, तो अगर इसका मतलब एक बिट हाई होगी तो कितना आएगा, 1.25। 1.25 क्या मतलब है, 1.25 का मतलब मैं कैलकुलेट करता हूँ, दबा रहा हूँ कैलकुलेटर पे बटन, 10 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1.25। 8 लेवल्स हैं इसमें, ये यहाँ पे ये 8 लेवल्स हैं, और एक लेवल का मतलब है कि जब एक एलएसबी हाई है तो ये 1.25 हो गया। अच्छा, मैं आपको फिर आगे बताऊं कि बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग इन ओपन लूप डिस्कशंस, देयर इज नो फीडबैक फ्रॉम योर साइड, तो हो सकता है कि मैं किसी चीज़ को कम एक्सप्लेन करूं, हो सकता है किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर जाऊं, और क्योंकि मुझे कोई फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं है मेरे सामने, और इस तरीके से। अच्छा, अब R2R का फायदा क्या है इस नेटवर्क का, ये तो समझ में आ गई ना कि ये स्विचेस लगे हुए होंगे जो D1 और D3 बिट से कंट्रोल हो रहे होंगे। ये रेफरेंस वोल्टेज होगा जो कि आपके मैक्सिमम वोल्टेज को डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम वोल्टेज क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब इस पॉइंट से देखें, R4 से लेके इस वाले में चले जाते हैं डायग्राम में। ये डायग्राम को थोड़ा सा इन्होंने और ज्यादा लेवल कर दिया है, लेकिन आप इस वाले पॉइंट पे देखें जो कि नजर आएगा फ्रॉम योर R4 into the terminals of the junction of the R4 और R6। तो R4 को कितनी रेजिस्टेंस नजर आएगी यहाँ पे, जब R4 की तरफ से आप आते हुए आएंगे तो आपको क्या रेजिस्टेंस नजर आएगी यहाँ पर, जी भाई कोई बताए मुझे। अगर लेट्स से कि ये दोनों बिट्स ग्राउंडेड हैं तो इसको रेजिस्टेंस कितनी नजर आएगी यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा हुआ है आपके लिए कि जब आप यहाँ से आ रहे होंगे R4 से, तो दिस इज 10K एंड दिस इज 10K, तो इसको नजर आ रही होगी रेजिस्टेंस, दोनों ग्राउंड हो रहे हैं। तो या तो ये दोनों ग्राउंड हो रहे होंगे, यहाँ पे देखें, ये इस पॉइंट को देखें जरा, जो मैं पॉइंट को एम्फेसाइज कर रहा हूँ, या तो ये वाला नेटवर्क जो है ग्राउंड हो रहा होगा, तो भी वही करंट गुजर रहा होगा, ग्राउंड के अंदर जा रहा होगा। लेकिन अगर ये स्विच यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो भी ये ग्राउंड से ही कनेक्टेड होगा, बिकॉज यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड है। लेकिन इस सूरत में जो करंट जाएगा वो इस वाले आई नॉट में जाएगा। अभी हम करंट की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वाला अगर यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो ये आई नॉट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर ये वाला नहीं होगा, स्विच जीरो होगा, तो दिस करंट विच इज कमिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस ऑफ R5 विल नॉट कंट्रीब्यूट टू आई नॉट, और ये आई नॉट सारा का सारा इसमें जाएगा, यहाँ पर RF में, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इनपुट इंपेडेंस इज वेरी हाई। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये D2 ग्राउंड से कनेक्टेड है तो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, अगर यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। लेकिन इस वाली सूरत के अंदर ये ग्राउंड से कनेक्टेड होने की वजह से इस आई नॉट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और अगर ये बिट हाई है तो ये स्विच इस वाली पोजीशन पे होगा, और ये वाला जो करंट ऊपर से गुजर रहा है 0.5 मिली एम्पियर, वो इस आई नॉट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, और जब ये आई नॉट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा तो इसका मतलब वोल्टेज भी बढ़ाएगा क्योंकि बिट हाई है। अच्छा, इसी तरीके से इसका भी है,
लेकिन अब जो है क्या करंट होगा और किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनल होंगे टू द नंबर विच यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग हेयर इन द फॉर्म ऑफ द बिट्स D1 टू D3। ये 3 बिट का डीएसी है, वो देखने की जरूरत है। और इसके अंदर ये सारी किताब के अंदर ये डिस्कशन समझाई हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन डेफिनेटली आप समझ सकते हैं इसको, बट यू विल हैव टू जस्ट पुट इन मोर एफर्ट, बजाय इसके कि आप इसको मेरे लेक्चर को पढ़ सुन लें, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएंगी, बिकॉज आई हैव जस्ट मेड सम माई ओन हैंड राइटिंग में मैंने ये यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ये तो वेटेड एवरेज वाला ही पेज था, मैंने नीचे इसके आगे ऐड कर दिया है कि जब हम R4 की तरफ से देखेंगे, R4 की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे देखें 10 के रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, ये दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है, दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड है। इन एनी केस आइदर D1 0 हो या D1 D3, D1 D3 नहीं D1, यहाँ पे D1 है वहां पे D3 है, देखते हैं यहाँ पे D3 है और यहाँ पर D1 है, और ये D1 को उन्होंने लिखा भी उल्टा है, उल्टी सीक्वेंस में है। दिस इज D1 इज कंसिडर्ड एज MSB और D3 इज कॉल्ड LSB, तो ये उल्टा है, मुझे मेरी सीक्वेंस है, मेरे जो जहन में होता है ना D0 से LSB होती है मेरे जहन में, डिजिटल सिस्टम्स में आमतौर पे 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एनीवे दिस इज LSB राइट पे। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि, अच्छा मैं ये बता रहा था दोनों नीचे से ग्राउंड से ही कनेक्टेड है इन आइदर केस, चाहे D0 हो या ना हो, और ये वाला तो पक्का पक्का ग्राउंड से कनेक्टेड है, जाके देखें ऊपर जाके देखते हैं, ये वाला तो पक्का पक्का ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, ये वाला कनेक्शन सही है। तो अब R4 की तरफ से आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगी, 5K बन जाएंगी पैरेलल में है तो, और R4 को जो रेजिस्टेंस नजर आएगी वो 5K नजर आएगी। सही है, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे तो R4 को जो रेजिस्टेंस नजर आएगी वो 5K नजर आएगी दोनों, यहाँ पे भी R4 भी 5K लगी हुई है, ये भी 5K है, लेकिन अब ये दोनों रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों R5 और R6 इन पैरेलल आ गई, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 5K आ गया। अच्छा, जब ये दोनों कॉम्बिनेशन 5K आ गया, तो अब अगर मैं इस पॉइंट से देखता हूं फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट R2 के पॉइंट से, तो R2 को रेजिस्टेंस क्या नजर आएगी, ये देखें 5K 10K हो गया, और ये 10K इन पैरेलल विद 10K, तो ये अगेन 5K हो गया, तो R2 को भी 5K नजर आएगी। और अगर मजीद इसके साइड पे लेफ्ट पे जाएं जहां पे रेफरेंस वोल्टेजेस हैं यहाँ पे, तो इसको क्या रेजिस्टेंस नजर आएगी, इस पावर सोर्स को, इस रेफरेंस वोल्टेज को जो रेजिस्टेंस नजर आएगी, दैट विल बी अगेन 5K, बिकॉज R2 इज, इसको R2 को कितनी नजर आ रही थी 5K, तो यहां से ये हो गई 5K, और ये टोटल जो है ये 5K है, 5K राइट। तो R4 इन पैरेलल विथ ये रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस मिला के, जो ये R2, ये वाला सर्किट R2 से आगे, R2 से आगे ये वाला है, ये सर्किट है, तो इस टोटल चीज को हमने कर दिया कि ये वाला सर्किट यहाँ पे 5K बन गया, ये तो 5K इन पैरेलल विद 5K, ये 5K इन सीरीज विद 5K इस 10K अगेन, तो ये सोर्स को भी, इस सोर्स को भी 5K रेजिस्टेंस नजर आएगी हर जगह पे, हर दफा। अच्छा, यहाँ पे R2R क्यों कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे लगी हुई होती है 5K, और यहाँ पे नीचे जो वर्टिकल इसमें लगी है वो सारी 10K लगी है, दिस इज 10K, दिस इज 10K, दिस इज 10K। ऊपर जाके दिखाता हूँ अगेन। हाँ देखें भाई, क्लास जो है थोड़ी सी ऑनलाइन में चल रही है, वी आर जस्ट नॉट इन फ्रंट, तो हो सकता है कि ये दिस स्क्रॉलिंग आपको डिस्टर्ब कर रही हो, तो अगर डिस्टर्ब कर रही है तो यू जस्ट आस्क क्वेश्चन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ बिट मोर डिटेल, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। तो ये देखें सारी 10K, ये 5K, कहाँ पे 5K, ये 5, ये 5K, ये 5K, तो इसका मतलब यहाँ पर R लगी हुई है, और ये जो खड़ी रेजिस्टेंसेज है सारी 2R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे 2R है, और यही है, यहाँ पे 5K, यहाँ पे 5K, और ये 10K।
अच्छा, अगर ये 3 बिट का एडीसी है तो सही है, यही वाला होगा जो सामने नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये 3 बिट का नहीं है बल्कि 4 बिट का है तो एक स्टेज ऐड करनी पड़ेगी। तो जो स्टेज ऐड होगी वो लेफ्ट पर ऐड होगी और दैट विल बिकम एमएसबी। फिर अगर 8 बिट का है तो मजीद यहाँ पे 5 स्टेजेस ऐड हो जाएंगी और वो जो लेफ्ट में लेफ्ट मोस्ट होगी दैट विल बी एमएसबी। अच्छा, हुआ ये कि इस इस सोर्स को 10 वोल्ट की सोर्स को आर रेफरेंस को रेजिस्टेंस नजर आई 5 के। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अगेन। हाँ, ये स्क्रॉलिंग से आपका जहन घूम रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको जो रेजिस्टेंस रेफरेंस को नजर आई वो टोटल मिला के ये 5 के, ये 5 के, ये 10 के, 5 के प्लस 5 के इन पैरेलल विद 10 के, 5 के की रेजिस्टेंस नजर आई। तो यहाँ से करंट कितना बन जाएगा? यहाँ से करंट जो निकलेगा रेफरेंस में से 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर एक 10 के की रेजिस्टेंस नीचे जा रही है और ये टोटल मिला के इस कॉम्बिनेशन को मिला के ये 10 के बन रही है। तो करंट जो होगा वो दो में डिवाइड हो जाएगा। करंट दो में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 एम्पियर जो आया था, 2 एम्पियर कैसे कैलकुलेट किया मैंने, जरा आप फिर से जरा सुन लें। क्योंकि इस रेफरेंस वोल्टेज को सिर्फ जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो 5 के नजर आ रही है, दैट इज आर रेजिस्टेंस नजर आ रही है। 2 आर नहीं आ रही, आर नजर आ रही है। तो आर नजर आ रही, तो आर के हमारे केस के अंदर 5 के है। हमने न्यूमेरिकल नंबर लेके स्टार्ट किया हुआ है इसको, न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब इस एक्सप्लेनेशन को किताब में जिस तरीके से किया हुआ है ऐसे ही किया हुआ है। तो ये दिस 10 वोल्ट डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। 10 वोल्ट डिवाइड बाई 5 के, तो 2 मिली एम्पियर हो गया। 5 के था ना, इसलिए 2 मिली एम्पियर। तो ये 2 मिली एम्पियर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में। अब ये जो R2 में जा रहा है वो 1 मिली एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से मैंने 1 मिली एम्पियर यहाँ पे शो किया। लेकिन ये 1 मिली एम्पियर को भी दो रेजिस्टेंस आ रही है, ये 5 के, ये 5 के, 10 के हो गई, ये भी 10 के, तो यहाँ से 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ से जो 0.5 जा रहा है R4 में, ये ऊपर देखें R4 में 0.5 जा रहा है, तो ये 0.25 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट जरूर हो जाएगा, लेकिन ये पूरे आई नॉट के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द बिट। करंट तो वही वाला फ्लो कर रहा होगा जो अभी हमने डिसाइड किया है कि यहाँ से 2 मिली एम्पियर ये लिखा हुआ है, यहाँ से 1 मिली एम्पियर ये लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 मिली एम्पियर। दिस 1 मिली एम्पियर इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, दैट इज 0.5 मिली एम्पियर एंड 0.5 मिली एम्पियर, ये वाला और ये वाला। इसी तरीके से 0.25 और 0.25। लेकिन ये आई नॉट में कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा, जस्ट दैट विल जस्ट बी डिसाइडेड बाय द नंबर, डिजिटल नंबर D1 D2 D3। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये 0.25 है तो ये LSB है, और ये क्योंकि यहाँ पर करंट है 1 मिली एम्पियर ज्यादा है तो ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये है MSB। ठीक है। अच्छा, अब आई नॉट जो भी बनेगा, वी नॉट किसके बराबर होगा? यहाँ पे ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड। तो इसके ऊपर जितना वोल्टेज होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जितना वोल्टेज होगा वही वी नॉट होगा, बिकॉज इसके ऊपर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वी नॉट है। तो वी नॉट वोल्टेज इज एक्चुअली द वोल्टेज अक्रॉस दिस फीडबैक रेजिस्टेंस। तो ये हो गया वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट आर एफ, आई नॉट आर एफ। So that way V naught is proportional to the number of bits which are high, क्योंकि ये जो करंट कंट्रीब्यूट करते हैं वही वाली बिट्स कंट्रीब्यूट करती हैं जो स्विच को ऑन करेंगी। आसान करे। अच्छा, इस तरीके से ये वाला टेबल बन गया आपका, ये और ये वोल्टेजेस आ गए फॉर ऑल द बिट्स। अगर डी थ्री सिर्फ ऑन होगी तो क्या होगा? D3 ऑन होगी तो D3 का पार्ट देखें, ये D3 पॉइंट यहाँ से आया, यहाँ से करंट कितना आया है? 0.25। RF की वैल्यू कितनी है? 5 के, 0.25 मल्टीप्लाई बाई 5 के। अगर ये D2 भी ऑन है, सिर्फ D2 ऑन है तो 0.5, और अगर दोनों ऑन है तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.25। इसी तरीके से अगर सिर्फ ये वाली ऑन है तो ये होगी 1 मिली एम्पियर। तो सीक्वेंस ऐसे जा रही है 0.25, 0.5, दोनों मिला के 3, 0.75। ये टाइप टेबल यहाँ पे 3 बना दिया, 0.25, 0.5, 0.75, 1 मिली एम्पियर एंड देन सो ऑन।
तो आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास आर टू आर के ये कॉरेस्पॉन्डिंगली डीएसी बन गया आपका। ठीक है, अब आगे मेरे पास क्या है, इसमें न्यूमेरिकल है और ये चीज़ है, ये जो लास्ट पेज था मेरा, और मैंने आपको समझा दिया कि व्हाट इज आर टू आर और इसका फ़ायदा क्या है, इसकी ब्यूटी क्या है। इसकी ब्यूटी ये है कि दिस इज जस्ट नीडिंग, दिस रिक्वायर्स जस्ट द टू वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर और टू आर, और इन दैट केस इट जस्ट नीड्स वन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, नॉट नॉट इवन टू। अगर आपको टू आर चाहिए हो तो आप आर के दो लगा दें यहाँ पे, तो दैट विल बिकम जस्ट टू आर। तो एक ही वैल्यू के रेजिस्टेंस से आप पूरा एडीसी में मटीरियलाइज कर सकते हैं, विजुअलाइज मतलब बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग जस्ट सिंगल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। और हमारे केस में तो यहाँ पर हमने ये जो गेन भी सेट किया है वो ऐसा सेट किया है कि यहाँ पे क्योंकि 5 है तो गेन इज जस्ट 1। तो अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हो, वी रेफरेंस से डबल चाहिए हो, तो आप यहाँ पे गेन को सेट कर दें 5 की जगह पर 10 कर दें, तो आपको यहाँ पे गेन डबल आ जाएगा। अगर आपके पास रेफरेंस वोल्टेज लेट से 1 वोल्ट अवेलेबल है और आप इसको जो आउटपुट जाने चाह रहे हैं 5 वोल्ट, तो आप यहाँ पे गेन 5 सेट कर दें, इस रेजिस्टेंस को 25 किलो ओम्स कर दें फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो वो सही हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे ज़हन में क्या था बताने का वाला आपको, किताब में से न्यूमेरिकल में इस वक्त नहीं करवा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल है, ये आसान सा है। अब ये देखते हैं इस न्यूमेरिकल 6.6, इफ द R2R DAC circuit in figure this is expanded into a 5-bit DAC, अब 5 बिट कर दिया, 3 बिट की जगह पे 5 बिट कर दिया, तो यहाँ पे देखें ये वाला V नॉट क्या नजर आ रहा है, ये वाला ये सर्किट देखें, अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स n है तो ये इसके वेट्स इस तरीके से जाएंगे, ये इसका गेन सेट किया हुआ है यहाँ पे, ये R वो जो है 5K वाली जो हमें नजर आती है रेजिस्टेंस वो है, R की वैल्यू है, और ये रेफरेंस जो भी आपने सेट किया हुआ वो, तो ये इसकी जो है ना एक्सप्रेशन है फॉर एन बिट्स, 8 बिट है या 16 बिट है, आमतौर पर होते हैं 8 बिट होते हैं या 16 बिट का डीएसी होता है, तो ये इसका हो गया, ये 3 बिट के केस में हो गया एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट, और ये एन बिट के केस में हो गया एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। राइट नाउ व्हाट वी हैव इज 5 बिट डीएसी, तो ये जाएगा 5 बिट तक, D1 से लेकर D5 तक, और इसके अंदर एमएसबी कौन सी होगी, D1 एमएसबी होगी, जो कि थोड़ी कन्वेंशन से डिफरेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पर इसको एलएसबी तौर पर लिखते हैं, लेकिन इस किताब में D1 को एमएसबी लिखा हुआ है। अच्छा, तो अब यहाँ तक ये 5 तक जाएगी, ये इन्होंने किया है कैलकुलेशन से, पूरा इन्होंने पुट कर दिया, क्या किया, सवाल तो पढ़ा ही नहीं मैंने, सॉरी। इन फिगर 6.17 इज एक्सपेंडेड टू 5 बिट DAC, calculate the analog output voltage when the input is this and this, तो 0 1, यहाँ पे 0 0 0 0 1 है, तो बिट्स कितनी है, बिट्स है 5, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स की पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, कॉम्बिनेशन 2 रेज़ टू पावर 5, मैं करता हूँ 2 रेज़ टू पावर 5, हालांकि मुझे पता है 2 रेज़ टू पावर 32 होता है, 2 रेज़ टू दी पावर कैलकुलेटर में 5 32 आ गया, और एक बिट सिर्फ ऑन है, और रेफरेंस वोल्टेज कितना है, 5 DAC कैलकुलेट द एनालॉग वोल्टेज व्हेन द इनपुट इज दिस, तो रेफरेंस वोल्टेज, अच्छा वही वाली एडीसी की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब एक रेफरेंस वोल्ट 10 वोल्ट है, यहाँ पे रेफरेंस वोल्ट 10 वोल्ट है, तो 10 डिवाइड बाई 32 पहला वोल्टेज का हो गया, पहले लेवल का वोल्टेज हो गया 0.312 वोल्टेज, यानी 312 वोल्टेज, ये मैंने किया 10 डिवाइड बाई 32। अच्छा, ये क्या चीज ये क्या नंबर है, ये नंबर है 16, दिस नंबर इज 16, तो इस नंबर को 0.3125 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो नंबर आ गया 5 वोल्ट, तो दूसरा जो आंसर आ गया ये आ गया 5 वोल्ट। अब ये सारे ऑन है, तो ये नंबर कितना है, सारे ऑन है तो 31 है, तो 31 है, तो इस नंबर को डिवाइड कर दो 3125 को, 312.5 मैं कैलकुलेटर में एंटर कर रहा हूं,
और ये है मिली वोल्ट, तो एक्सपोनेंशियल -3 दे दिया और मल्टीप्लाई बाय 31, तो ये आ गया 9.6875 कैलकुलेटर में। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये सारी जो है चीज़ें, इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय हमने कहा कि भाई एक एक डिजिट, एक एमएसबी किसके, एलएसबी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो फिर ये नंबर क्या है, ये 15 है, ये 16 है, ये 32 31 है, तो मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो ये कौन डायरेक्टली आंसर आपके आ गए। अच्छा, 3 बिट्स आर टू आर, अच्छा 3 बिट आर टू आर with reference voltage of 5 volt, calculate the lowest current level in the circuit and the output voltage for 1010। तो इसको सवाल को आप देख लें। इसके अलावा एंड ऑफ द क्वेश्चन जो है चैप्टर भी सवाल आपको देखने होंगे, और कोई बंदा ऐसा हो जिसने लास्ट टाइम किया था कि पूरा चैप्टर मुझे स्कैन करके दे दे, और जो आपके पिछले भी जो चार चैप्टर जो स्कैन किए हुए थे वो भी अगर दोबारा से आप मुझे व्हाट्सएप पे दे दें, ताकि मुझे पीछे तलाश ना करने पड़े ग्रुप में, तो आसानी हो जाएगी। पांचों चैप्टर एक ही जगह पर दे दें, कोई स्कैन कर दे ये पूरा चैप्टर, जिनके पास बुक है, जिसने पहले भी किया था। और पहले तो स्कैन 4 किए हुए, सिर्फ एक ही चैप्टर स्कैन करना है। सो इस तरीके से हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किताब देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट हैविंग अ क्विज फ्रॉम दिस चैप्टर about op-amps and this DAC and ADC वो भी अप्रोक्सीमेशन भी किया था हमने, वो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाला रैम भी किया था, और ये हमने आज DAC भी कर लिया है, और op-amps का भी हमने कर लिया है, और समेशन भी किया है। तो वी विल हैव अ जस्ट क्विज, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास दैट विल बी ऑन वेडनेसडे, ठीक है इंशाल्लाह। सो दिस इज इट फॉर नाउ। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, उसके किताब मैंने वो पेज स्कैन नहीं किया हुआ, वो पेज मैं देखता हूँ कौन सा है। आई विल जस्ट टेल यू, ताकि आप किताब में से इसको देख सकें। वो किताब में से पेज है, अच्छा इसमें तो है ही नहीं ना, मुझे दूसरी किताब में से मैंने देखा था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक चीज़, फ्लैश फ्लैश कन्वर्ट फ्लैश, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डीएसी नहीं, तो एडीसी की बात कर रहा हूँ, फ्लैश एडीसी जो हमने लास्ट किया था ना। देखता हूँ मैं, लास्ट कुछ मिल जाए मुझे मटेरियल, जो डीएसी के बारे में मटेरियल था। अ, पता नहीं कौन सा था। अच्छा, डीएसी के बारे में मटेरियल था जो, तो हाँ, ये तो मैंने इससे बेहतर स्कैनिंग कर ली थी लास्ट टाइम। अच्छा 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 अच्छा, नहीं है ये वाला, नहीं है। अच्छा, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, हाँ ये मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताता हूँ अभी आपको, ठहर जाए। फ्लैश एडीसी में बताना चाह रहा हूँ आपको। हाँ, इसमें कहाँ गया, मिल नहीं रहा मुझे, हाँ ये रहा। अच्छा देखें, ये एडीसी हो गया, या ये एडीसी हो गया, इसके अंदर क्या हो रहा है, काउंटिंग हो रही है फॉर एनी वोल्टेज। आपको पास जो नंबर ऑफ जो बिट्स हैं वो काउंट करता रहेगा, और फिर एक वक्त आएगा कि वो बराबर हो जाएगा, और आपको पास आउटपुट आ जाएगी कि भाई दिस इज द इक्विवेलेंट डिजिटल आउटपुट ऑफ योर इनपुट वोल्ट, इक्वल इक्वल टू योर इनपुट वोल्टेज। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। अगर आप कोई सिग्नल ऑफ वेरी फास्ट चेंजिंग सिग्नल, लाइक कोई आप ऑडियो सिग्नल, या ऑडियो सिग्नल तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन अगर कोई वीडियो सिग्नल वगैरह आप डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, अब इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स अब तो आजकल के स्टूडेंट्स टेकअप कर ही नहीं रहे ना। अदरवाइज हमारे ज़माने में तो जो प्रोजेक्ट्स बनते थे ना, वो इस तरह के एडीसी और डीएससी और ये सारे कुछ डिस्क्रीट डिवाइसेस से मिला के हम सारा आईसीज में काम कर रहे होते थे, नॉट इन जस्ट यूनिवर्सिटीज़। डेफिनेटली हमने यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी लेवल का काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कि लेवल कितना चेंज हो गया है ना, और काम करने का अंदाज बहुत चेंज हो गया है। तो दिस इंफॉर्मेशन, दिस नॉलेज, हमेशा जो बेसिक्स होती हैं वो आपको काम देती हैं। यू गेट अ गुड ग्रेस्प ऑफ द कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो अब तो वो वाला काम ही खत्म हो गया है, अब तो हर चीज़ मॉड्यूल बेस्ड हो गई है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप प्लग एंड प्ले टाइप के मॉड्यूल्स उठाते हैं,
और जस्ट कर देते हैं काम। अदरवाइज जो मैं आपको याद करूँ, मैं बताऊँ, एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स ने, मेरे स्टूडेंट ने MP3, क्या कहते हैं इसको, MP3 डिकोडर यानी MP3 प्लेयर बनाया विद डिस्क्रीट डिवाइसेस। डिस्क्रीट डिवाइसेस का मतलब कंट्रोलर लगाया, DAC लगाया, ADC लगाया, और उससे जो है MP3 का कोडिंग की इंफॉर्मेशन के, वो MP3 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है ऑडियो में, उसको कैसे उसको प्ले करते हैं। दैट वाज सच अ इन्वॉल्व प्रोजेक्ट। इतनी जान लगी ना उसके अंदर, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। और आखिरकार उसने उसको MP3 को प्ले करके दिखा दिया था, टू सम एक्सटेंट। पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब तो वही ₹200 का MP3 प्लेयर मिलता है, और वो आपको ज़बरदस्त, उसके अंदर USB भी होती है, उसके अंदर सिम का मेमोरी कार्ड भी होता है। लेकिन अंदर से ये चीज़ें इतने आसान नहीं होती हैं, इसके लिए जान लगानी पड़ती है पूरी। फिर जब वो मास लेवल पे चली जाती है तो वो 200 का और 150 का बन जाता है। लेकिन टेक्निकली इसके अंदर एक पूरी टेक्नोलॉजी की पूरे एक एक तूफान जमा है MP3 प्लेयर के अंदर। ये सारा DAC ADC सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी ऑडियो की, वो तो डिजिटल फॉर्म में है स्टोर्ड, लेकिन इतनी सीमलेस हो गई है ना कि बंदे को पता भी नहीं होता कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। इवन इंजीनियर्स भी जो है इतने ज़्यादा अंदर की चीज़ों से नहीं जानते हैं। अच्छा, एनीवे, हमारी भी नॉलेज भाई, टीचर्स की नॉलेज भी लिमिटेड ही है आजकल के ज़माने के हिसाब से। तो जो दुनिया में टेक्नोलॉजी चल रही है, वी एक्सेप्ट दिस लैकिंग। लेकिन हम भी इधर इसी मुल्क में रह रहे हैं, कोई जो है हाई टेक कंट्रीज में तो रह नहीं रहे। तो दैट इज समथिंग, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, हाँ, क्या बता रहा था कि दिस दिस नंबर इज वेरी स्लो। ये अपडेट करता है बहुत स्लो, दिस टाइप ऑफ ADCs। तो उसके रिजल्ट, उसके उसके जवाब में क्या चीज़ है? तो उसके जवाब में मैं आपको स्कैन तो कर नहीं सका हूँ, सॉरी। मैं जो करना चाहिए था, पेज कैम स्कैनर से डालना चाहिए था। कहाँ जा रहा है ये, जाता क्यों नहीं है यहाँ पे? तो उसके लिए है हमारे पास फ्लैश ADC। फ्लैश ADC, ये आ गया फ्लैश ADC। जो मुझे स्कैन करना था वो यहाँ पर आ गया। अब फ्लैश ADC क्या करता है कि यहाँ पर, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, इमेज, इमेज, सेव इमेज, कर लिया, ओपन, शो इन फोल्डर, ओपन, यस, दैट्स इट। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही फिगर है जो मुझे किताब में से स्कैन करनी थी। इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज दे रहा है कि इनपुट वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंगली। अब देखें, यहाँ पे कोई भी बिट्स नहीं चल रही, जैसे यहाँ पे काउंटिंग चल रही थी ना, और उसको वो इनपुट वोल्टेज को हर हर कॉम्बिनेशन से गुजारता हुआ वो आउटपुट को मैच कर रहा था कि बड़ी हो गई, बराबर हो गई, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो आउटपुट फौरन से इसको गेट को रोक दे और काउंटिंग रुक जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, काउंटिंग नहीं हो। काउंटिंग करेगा तो जाहिर बात है हर क्लॉक पल्स एक टाइम लेगी। यहाँ पे अगर 256 लेट्स से के लेवल्स हैं इस पूरे ADC के, काउंटिंग 8 बिट का ADC है, तो ये 256 क्लॉक पल्सेस लेगी। लेकिन इतना तो अगर ये इनपुट वोल्टेज बहुत तेजी से चेंज हो रहा है तो यहाँ पे काम आता है फ्लैश ADC। फ्लैश ADC क्या करता है, ये आपके इनपुट वोल्टेजेस लेता है और इनको कंपेयर करता है अपने सेट रेफरेंसेस से, और हर बिट का एक रेफरेंस होता है। अगर वो उससे बराबर होता है तो वो उसको हाई कर देता है। तो ये यहाँ पे आउटपुट अवेलेबल कर देता है इन जस्ट वन इंस्टेंट। कितना डिले होगा? जितना एक ऑप एम्प का डिले होता है, प्रोपोगेशन डिले। वो तो डिजिटल में होता है, लेकिन एक ऑप एम्प जितना टाइम लेता है सेटलिंग डाउन में, इतना एक यहाँ पे आपके बिट आ जाएगी। ये बिट्स होंगी नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से कि कितने बिट का ADC है। यानी मतलब ये कि अगर अगर लेट्स से कि वो 3 बिट का ADC है, तो 3 बिट के अंदर कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 8। तो यहाँ पर ये 8 लाइन्स होंगी यहाँ पे। और अगर 8 बिट का कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर कितनी लाइन्स होंगी? 256 लाइन्स होंगी। और यहाँ पे इसको, और वो इसको इनकोडर कहते हैं, इनकोडर, प्रायोरिटी इनकोडर। ये इसको बाइनरी आउटपुट में अवेलेबल करेगा। यानी यहाँ पे तो 256 अलग अलग लेवल्स होंगे, और ये बाइनरी बाइनरी की फॉर्म में इसको अवेलेबल करेगा इनकोडर की सूरत में। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट। तो इसको कहते हैं हम फ्लैश ADC।
तो ये किताब में आपकी मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने दूसरी किताब में फ्लैश एडीसी देखा था। सो आई थॉट कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉन्सेप्ट जो कि आपको होना चाहिए। तो आई होप दैट दिस वाज अ यूजफुल क्लास फॉर यू, और फॉर मी इट वाज वेरी टायरिंग। ओपन लूप में काम करना, मैं आपको बताऊं, बहुत थकन कर देता है। अगर इंटरेक्शन हो रही हो ना बंदे की सामने से, तो फिर इतनी थकन शायद नहीं होती। मैंने कभी कन्वेंशनल क्लास में थकन महसूस नहीं करी, बट इन ऑनलाइन क्लास मैं स्टार्ट करते के साथ ही बहुत थक जाता हूँ। एनीवे, वेयर इज द गूगल मीट? हाँ, ये। तो आई एम जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।